गुड इवनिंग एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम एक खास बात करेंगे कि मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग भी हम लोग सीखेंगे। जैसा कि मैं लेक्चर 1 में जब मैंने जनरल एंट्री स्टार्ट किया था तो मैंने उसमें बताया था आपको कि दो अप्रोच होती है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच होती है और एक मॉडर्न अप्रोच होती है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में टाइप ऑफ अकाउंट वी हैव डिस्कस्ड और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वी हैव डिस्कस्ड। लेकिन एज पर द मॉडर्न अप्रोच टाइप्स ऑफ अकाउंट कितने हैं, उनके डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या हैं, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके साथ के साथ हम लोग फिर कंपैरिजन भी करेंगे कि सेम एंट्री में ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच अगर लगाते हैं तो जर्नल एंट्री में कोई फर्क नहीं आता है। केवल इस बात का ध्यान रखिएगा, टाइप ऑफ अकाउंट यानी कि नाम चेंज है अकाउंट के, और डेबिट और क्रेडिट के जो सोचने का अंदाज है, जो थॉट प्रोसेस रहने वाला है कि मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंगली कि क्या चीज डेबिट करेंगे और क्या चीज क्रेडिट करेंगे, वो थॉट प्रोसेस चेंज है। लेकिन चाहे आप ट्रेडिशनल अप्रोच से जनरल एंट्री पास करें, चाहे मॉडर्न अप्रोच से जनरल एंट्री पास करें, किसी भी ट्रांजेक्शन की वो जर्नल एंट्री सेम रहने वाली है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ट्रेडिशनल अप्रोच की ही बात करता हूं और फिर मैं मॉडर्न अप्रोच को डिटेल में समझाऊंगा और फिर दोनों में हम कंपैरिजन भी करेंगे। और मैं यकीन दिलाता हूं कि आपको इसी क्लास में बैठे बैठे आपको याद भी हो जाएगा। ठीक, तो जैसा कि हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ अप्रोच कितने प्रकार की हैं? दो प्रकार की हैं। साथ के साथ आप रजिस्टर में लिख भी सकते हैं। तो टाइप ऑफ अप्रोच, अकाउंटिंग की जो टाइप ऑफ अप्रोच है, टाइप्स ऑफ अप्रोच, टाइप ऑफ अप्रोच जो है वो दो तरीके की हैं। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, ये चीज मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। और एक है मॉडर्न अप्रोच जो मैं आज कराने वाला हूं, मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर जो टाइप्स ऑफ अकाउंट हैं, जो टाइप्स ऑफ अकाउंट हैं वो तीन तरीके के होते हैं। आपको मालूम है टाइप्स ऑफ अकाउंट जो है वो तीन तरीके के होते हैं, आपको ऑलरेडी मालूम है। एक है पर्सनल अकाउंट, एक है पर्सनल अकाउंट, और एक है रियल अकाउंट, रियल अकाउंट, और एक है नॉमिनल अकाउंट, एक है नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है? ऑलरेडी ये हर क्लास में अभी तक हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट। वन इज पर्सनल अकाउंट, सेकंड वन इज रियल अकाउंट एंड द थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। और इन दोनों को मिला के हम लोग ये भी कहते हैं कि पर्सनल और इम्पर्सनल है। रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट को कंबाइंड तौर से हम इम्पर्सनल भी कहते हैं। और इम्पर्सनल की फिर हम दो पार्ट कर देते हैं कि रियल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट है। इससे रिलेटेड डेबिट और क्रेडिट के रूल्स भी आपको क्लियर है कि पर्सनल अकाउंट का, हर टाइप ऑफ अकाउंट का एक डेबिट और क्रेडिट का रूल है। पर्सनल अकाउंट का जो डेबिट और क्रेडिट का रूल है वो है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ऑलरेडी मैंने नोट्स में लिखवाया हुआ है। रियल अकाउंट का जो डेबिट और क्रेडिट का रूल है दैट इज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो बिजनेस में आता है उसे डेबिट कीजिए और जो बिजनेस से जाता है उसे क्रेडिट कीजिए। और द थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट, उसका जो डेबिट और क्रेडिट का रूल है वो क्या है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शुड बी डेबिटेड, यानी कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये नॉमिनल अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट का रूल है और अभी तक हम हर क्लास में इसे रिवाइज करते हुए आए हैं और हमने इसे अंडरस्टैंड भी किया है। और उससे रिलेटेड जो जर्नल एंट्री है हमने बार बार इसी थॉट प्रोसेस से
पास किए हैं। तो जैसे मैं बता चुका हूं, आज मैं मॉडर्न अप्रोच सिखाने वाला हूं और थॉट प्रोसेस चेंज है, टाइप ऑफ अकाउंट चेंज है, लेकिन जर्नल एंट्री वही बन के आएगी मॉडर्न अप्रोच से भी जो ट्रेडिशनल अप्रोच से बन के आती है। क्लियर है? मॉडर्न अप्रोच में जो टाइप ऑफ अकाउंट है, मॉडर्न अप्रोच के अंदर जो टाइप ऑफ अकाउंट हैं वो होते हैं 5 तरीके के। कितने तरीके के होते हैं बेटा? 5 तरीके के होते हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 तरीके के टाइप ऑफ अकाउंट है। मैं कंपेरिजन फिर कर रहा हूं, ट्रेडिशनल अकाउंट में केवल 3 टाइप ऑफ अकाउंट है, लेकिन मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट के टाइप को कितना रखा गया है? 5 रखा गया है। ठीक है ना? पहला जो टाइप ऑफ अकाउंट है वो है एसेट। पहला कौन सा है? एसेट। दूसरा है लायबिलिटी, दूसरा है लायबिलिटी। तीसरा है कैपिटल, तीसरा है कैपिटल। चौथा है एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव। और पांचवा है रेवेन्यू। ठीक है? पहला है टाइप ऑफ अकाउंट एसेट, जो मॉडर्न अप्रोच में हम टाइप ऑफ अकाउंट की बात करते हैं। दूसरा है लायबिलिटी, तीसरा है कैपिटल, चौथा है एक्सपेंसिव और पांचवा है रेवेन्यू। ठीक है? साथ के साथ मेरे साथ याद कर लीजिए कि एज पर द मॉडर्न अप्रोच देयर आर 5 टाइप ऑफ अकाउंट। ये पांचों के पांचों जो टाइप ऑफ अकाउंट हैं वो कैसे आए हैं ये मैं बता देता हूं आपको। देखिए, जो ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर पहला नाम था टाइप ऑफ अकाउंट का वो था पर्सनल अकाउंट। ठीक है ना? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी कि जिसे आप देते हैं उसे डेबिट कीजिए, जो आपको देता है यानी कि बिजनेस में कोई व्यक्ति आपको कुछ दे रहा है, चाहे वो कैश दे रहा हो चाहे अदर काइंड दे रहा हो, उसे क्रेडिट कीजिए। तो जिसे आप देंगे एक तरीके से वो क्या बन गया? आपके भविष्य के लिए क्या बन गया? एसेट बन गया, है ना? हमने प्रीवियस लेक्चर में भी, प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी एसेट और लायबिलिटीज की डेफिनेशन पढ़ी है कि एसेट क्या होता है? जिससे फ्यूचर में बेनिफिट होंगे। ठीक है? तो वो रिसोर्सेज होते हैं जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट होंगे। तो अगर आज आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो वो आपके लिए भविष्य में क्या बन गया? एसेट बन गया। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो यहां पर जो पर्सनल अकाउंट है उसी से तीनों टाइप के अकाउंट निकले हैं, एसेट, लायबिलिटीज और कैपिटल। ठीक? कैपिटल इसलिए कि एक तरीके से लायबिलिटीज में भी हमने शुरुआत के चैप्टर में हमने पढ़ा था, जब बेसिक फंडामेंटल हम टर्मिनोलॉजी को सीख रहे थे, कि एक इंटरनल लायबिलिटीज होती है और एक एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती है। तो कैपिटल इज ए टाइप ऑफ इंटरनल लायबिलिटी। और अपनी ही बुक्स में ये भी मैं कई बार बता चुका हूं कि अगर कोई ओनर, प्रोप्राइटर, पार्टनर कोई चीज दे रहा है, कैश इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो उसे हम कैपिटल के नाम से दिखलाते हैं, ना कि उस व्यक्ति के नाम से। तो लायबिलिटी और कैपिटल तो एक ही बात हो गई। अगर आप देखें, जो आउटसाइडर है गिवर, उसे लायबिलिटीज के रूप में टाइप ऑफ अकाउंट की बात करते हैं। जो इनसाइडर है, जो ओनर है, जो गिवर, तो उसे कैपिटल के बारे में हम बात करते हैं। तो पर्सनल अकाउंट में जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, पर्सनल अकाउंट में भी एसेट, लायबिलिटीज ही होती है और कैपिटल होती है, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और गिवर दो तरह के हो सकते हैं, एक आउटसाइडर हो सकता है जिसे हम लायबिलिटीज की बात करेंगे, और एक खुद बिजनेस का ओनर हो सकता है गिवर, उसकी हम बात करेंगे कैपिटल की। रियल अकाउंट जो सेकंड वाला था, तो रियल अकाउंट इज नथिंग बट इट इज ए एसेट अकाउंट। ट्रेडिशनल अप्रोच में नाम जो है वो रियल अकाउंट है, लेकिन मॉडर्न अप्रोच में वही चीज क्या है? एसेट है। क्योंकि रियल अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, कोई चीज आ रही है उसे डेबिट कीजिए, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज बिजनेस से जा रही है उसे आप क्या कीजिए? क्रेडिट कीजिए। तो वहां पर भी ट्रेडिशनल अप्रोच में जो एसेट बिजनेस में आती है उसे हम डेबिट करते हैं, और जो एसेट बिजनेस से जाती है उसे हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो वहां पर नाम इसका रियल है, लेकिन यहां पर नाम जो है इसका क्या हो जाता है? एसेट हो जाता है। तो एक तरीके से पर्सनल अकाउंट जो नाम था ट्रेडिशनल अप्रोच में, वहां से मॉडर्न अप्रोच में 3 नाम आए हैं। एक आया है
एसेट अकाउंट, दूसरा आया है लायबिलिटी अकाउंट, तीसरा आया है कैपिटल अकाउंट। और लायबिलिटी और कैपिटल एक ही फैमिली से रिलेटेड है। एक ही फैमिली से मतलब क्या है कि उनकी नेचर एक ही है, एक इंटरनल लायबिलिटी है और एक आउटसाइडर लायबिलिटी है। नॉमिनल अकाउंट की जब हम बात करते हैं एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच, तो वहां पर एक्सपेंसेस और इनकम की ही तो बात होती है। तो देखा जाए वहां पर डेबिट और क्रेडिट के रूल क्या है, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस शुड बी डेबिटेड और ऑल इनकम एंड रेवेन्यू शुड बी क्रेडिटेड। तो वहीं से इन्होंने मॉडर्न अप्रोच में नाम ले आए कि वहां पर हम डेबिट और क्रेडिट के रूल जब निर्धारित करते हैं तो हम नाम लेते हैं एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। तो यहाँ पर मॉडर्न अप्रोच में उन्हें ही क्या बोल दिया, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू टाइप ऑफ अकाउंट बोल दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे तरीके से दोनों अप्रोच के आपको ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच में कंपैरिजन क्लियर हो गया होगा। अगर क्वेश्चन पेपर में आता भी है इनमें कंपैरिजन करने का, अच्छी तरह से अब आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है ना। रटना नहीं है, हमें एक एक चीज को अंडरस्टैंड करना है। और ये भी अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि ट्रेडिशनल अप्रोच में अगर कोई पर्सनल अकाउंट है तो उसका नाम मॉडर्न अप्रोच में क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच में अगर कोई रियल अकाउंट है तो उसका नाम मॉडर्न अप्रोच में क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच में अगर नॉमिनल अकाउंट है तो उसका नाम मॉडर्न अप्रोच में क्या है। क्लियर हो गई बात ये। अब हम बात आते हैं कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एज पर द मॉडर्न अप्रोच। अब बेहद ही आसान तरीके से मैं इसे समझाने वाला हूं। हम बात करते हैं रूल्स, नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, आप साथ के साथ कॉपी कीजिए, मैं समझा भी रहा हूं तो साथ के साथ कॉपी भी कीजिए। बाकी जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूं उसके अंदर भी सब चार्ट वगैरह बने हुए हैं। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एज पर द मॉडर्न अप्रोच हम बात कर रहे हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है ना। और ये हम बात कर रहे हैं मॉडर्न अप्रोच की बात कर रहे हैं। कौन सी बात कर रहे हैं, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंगली क्या रूल्स हैं डेबिट और क्रेडिट के, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि 5 टाइप ऑफ अकाउंट है, ठीक है ना। तो हम पहले पांचों के टाइप के अकाउंट लिख लेते हैं, फिर हम डेबिट और क्रेडिट के रूल की बात करते हैं। उनके पांचों टाइप के अकाउंट हम लिख लेते हैं, पांचों टाइप के हम अकाउंट लिख रहे हैं, ठीक। और उसके बाद डेबिट और क्रेडिट के रूल की हम बात करेंगे। और आप देखेंगे जब तक मैं आपको सिखाऊंगा, जब तक आपको यहीं बैठे बैठे मैं याद भी करा दूंगा, ठीक है। आपको घर जाके ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको करना क्या है कि केवल क्लास में जब आप प्रेजेंट हो, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो उसे कंसंट्रेट करना है, ठीक है। तो इतना ही मैं आपसे उम्मीद करता हूं। तो सबसे पहले जो टाइप ऑफ अकाउंट है वो है एसेट। सबसे पहले जो टाइप ऑफ अकाउंट है वो है एसेट। उसके बाद लायबिलिटीज की हम बात करते हैं, इसके बाद कैपिटल की बात करते हैं हम, एक रेवेन्यू है और नेक्स्ट है आपका एक्सपेंसेस। ये टाइप ऑफ अकाउंट है, ठीक है। तो इसका जो डेबिट और क्रेडिट का रूल है, इसमें डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गिवर और मतलब रिसीवर, ये नाम यूज नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी ट्रांजेक्शन से क्या हो रही है, किसी भी ट्रांजेक्शन से अगर एसेट इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है बेटा, एसेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है अगर एसेट इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है। अगर एसेट इंक्रीज हो रही है अगर किसी भी ट्रांजेक्शन से, ठीक है ना। जैसे किसी ने आपको कैश दिया, ठीक है ना, किसी व्यक्ति ने आपको कैश दिया, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में हम क्या करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन यानी कैश डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि यहाँ पे कुछ जाने वाली तो चीज है नहीं, तो डेबिट का जो रूल है वो तो रियल अकाउंट से आ जाएगा। लेकिन जब हम क्रेडिट की बात करेंगे तो हमें पर्सनल अकाउंट में झांकना पड़ेगा। वहां पे क्या है कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो किसी ने आपको दिया, राम ने बिजनेस को कैश दिया, तो एंट्री बनेगी राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। राम क्योंकि पर्सनल है तो सॉरी मैं शायद मैं गलती बोल गया, कैश अकाउंट डेबिट टू राम,
ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड गिव हर द क्रेडिट। अब अगर हम मॉडर्न अप्रोच से सोचेंगे तो राम ने अगर आपको कैश दिया तो व्हाट इज इंक्रीज, कैश इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और कैश एक एसेट होती है, तो अगर एसेट इंक्रीज हो रही है तो उसे क्या करोगे आप, डेबिट करोगे। क्या करेंगे आप, डेबिट करेंगे अगर एसेट इंक्रीज हो रही है किसी भी ट्रांजेक्शन से, और एसेट अगर डिक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एसेट अगर डिक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। लाइबिलिटी क्योंकि नेचर में एसेट की बिल्कुल अपोजिट होती है, लाइबिलिटी क्योंकि नेचर में बिल्कुल अपोजिट होती है, तो यहां पर जब हम रूल की बात करेंगे, यहां पर जब हम रूल की बात करेंगे कि अगर ये इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना, इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज करते वक्त इसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और डिक्रीज होते वक्त इसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डिक्रीज होते वक्त लायबिलिटी को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और क्योंकि लायबिलिटी और कैपिटल एक ही फैमिली से रिलेटेड है, एक ही फैमिली में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कैपिटल भी एक तरह की लायबिलिटी होती है और इंटरनल लायबिलिटी होती है, तो कैपिटल में भी अगर इंक्रीज हो रही है तो इसे क्या करोगे, क्रेडिट करेंगे, और अगर कैपिटल डिक्रीज हो रही है किसी ट्रांजेक्शन से तो इसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्लियर है, ऑलरेडी इसका चार्ट मैंने नोट में बना रखा है, मैं दिखला दूंगा अभी आपके सामने। रेवेन्यू भी एक तरह से लायबिलिटी और कैपिटल की फैमिली से ही रिलेटेड है, इनकम भी फैमिली से रिलेटेड है, क्योंकि जब बिजनेस को इनकम होती है तो एक लायबिलिटी भी साथ के साथ बढ़ती है, और वो लायबिलिटी ये होती है कि बिजनेस और ओनर को क्योंकि अलग माना जाता है, तो उस केस में एक बिजनेस की जिम्मेदारी होती है कि जो प्रॉफिट है वो कभी ना कभी भविष्य में ओनर को वापस करना पड़ता है। तो रेवेन्यू भी क्योंकि लायबिलिटी की फैमिली का है, तो इसमें भी डेबिट और क्रेडिट के रूल वही चलेंगे कि अगर इंक्रीज है तो क्रेडिट हो जाएगा, और डिक्रीज है अगर तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, आपको पांचों रूल अलग अलग तरीके से याद नहीं रखने हैं, मैं एक ही तरीके से सब याद करा दूंगा। एक्सपेंसेस जो है वो एक तरह से एसेट की नेचर का है, जब भी आप एसेट खरीदेंगे तो वहां पे भी पैसा बाहर जाएगा, कोई खर्चा कर रहे हैं तो भी पैसा ही खर्च होता है, तो एक्सपेंसिव और एसेट एक ही फैमिली से रिलेटेड है, तो इस वजह से अगर एक्सपेंसिव इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है ना, तो इसे डेबिट करेंगे, और अगर ये डिक्रीज हो रहे हैं तो इसे क्या करेंगे आप, क्रेडिट करेंगे। दीज आर द रूल्स एज पर द मॉडर्न अप्रोच ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, कि आपको डेबिट और क्रेडिट करते वक्त अगर मॉडर्न अप्रोच के एंगल से सोचना है तो डेबिट और क्रेडिट के ये रूल हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, ट्रेडिशनल अप्रोच में तो तीन तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल हो गया, रियल हो गया और नॉमिनल हो गया। पर्सनल अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट का रूल क्या है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और रियल अकाउंट का क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और नॉमिनल का क्या है, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट और ऑल इनकम क्रेडिट। दीज आर द रूल्स एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। But as per the modern approach, accounts are classified into 5 categories. ये पांचों की पांचों कैटेगरी वहीं से निकल के आई हैं, वहां पर भी हम एसेट लायबिलिटी का तो जिक्र करते ही हैं। तो पर्सनल अकाउंट जो है वो अगर आप देखेंगे तो वहां एसेट का भी जिक्र होता है, लायबिलिटीज का भी जिक्र होता है, और कैपिटल का भी जिक्र होता है। कैपिटल भी एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच एक तरह से टाइप ऑफ अकाउंट क्या है, वो पर्सनल ही है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, जब मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया होगा कि पर्सनल अकाउंट तीन तरीके के होते हैं, तो उसमें रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है कैपिटल अकाउंट। क्लियर, तो यहां पर मॉडर्न अप्रोच में तीनों के नाम अलग अलग कर दिए गए, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। जो वहां पर रियल अकाउंट है यहां पर वो एसेट है, और चौथा और पांचवा जो है वहां जो नॉमिनल है यहां पर रेवेन्यू और एक्सपेंसेस है। एसेट और एक्सपेंसिव एक ही फैमिली से रिलेटेड है, नेचर एक ही होती है, तो इनके डेबिट और क्रेडिट के रूल एक ही होंगे। इफ इंक्रीज इन एसेट,
then debit the asset, और if decrease in asset then credit the asset. सेम रूल एक्सपेंसेस पे भी काम करेगा कि if expenses is increasing then debit, और if expenses is decreasing then it should be credit. और लाइबिलिटीज क्योंकि एसेट की बिल्कुल अपोजिट होती है, तो अगर आपने एक रूल याद रख लिया मॉडर्न का, तो हर एक रूल ऑटोमेटिकली बनता चला जाता है. लाइबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू एक ही फैमिली से रिलेटेड है, तो लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रही है तो इट शुड बी क्रेडिटेड, एंड इफ लाइबिलिटीज डिक्रीज इट शुड बी डेबिट. क्लियर है? यही प्रिंसिपल, यही डेबिट और क्रेडिट का रूल जो काम करेगा वो काम करेगा कैपिटल पर भी, और यही काम करेगा रेवेन्यू पर भी. अब मैं आपको अपने नोट्स से भी दिखा देता हूं कि कहां पर लिखा हुआ है. तो जैसे ये तो फर्स्ट क्लास में ही हो गया था, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच. ये मैंने आज फिर दोबारा से बता दिया. ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 तरह के अकाउंट होते हैं, मॉडर्न अप्रोच में 5 तरह के अकाउंट होते हैं. उसके बाद डेबिट और क्रेडिट के रूल भी हमने डिस्कस किए थे एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच. लेकिन हमारे ये तो सब डिस्कस कर ही चुके थे फर्स्ट क्लास में. हमारे जो मॉडर्न अप्रोच से था वो डेबिट और क्रेडिट हमारा रह गया था, जो कि मैंने आज यहाँ पर डिस्कस आपके सामने किया है. तो अब दोनों ही अप्रोच हमारी फिनिश हो चुकी हैं और उनके डेबिट और क्रेडिट के रूल्स भी फिनिश हो चुके हैं. ठीक है, अब हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है जर्नल एंट्री की. ऑलरेडी मैं 5 क्वेश्चन आपको करा ही चुका हूं. आज एक 6 क्वेश्चन और कर लेते हैं, और मेरी रिक्वेस्ट है हर एक बच्चे से कि वो अपने रजिस्टर में जरूर कॉपी करता चला जाए, बिल्कुल फॉर्मेट के साथ. जो भी मैंने 5 कॉलम फॉर्मेट आपको जर्नल एंट्री का बनवाया है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है, डेट किस तरीके से प्रेजेंट करनी है, और नरेशन किस तरह से प्रेजेंट करनी है, एंट्री को डेबिट और क्रेडिट किस तरीके से प्रेजेंट करना है, एलएफ में क्या लिखना है, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, बेहद ही आसान है. कुछ भी दिक्कत नहीं है, पूरे अकाउंट हंसते खेलते हो जाएगी. आप मेरे पर विश्वास रखिए. सिर्फ मुझे आपका एक सहयोग चाहिए कि आपको रेगुलर वर्क करना है. कोई भी दिक्कत आए मुझसे पूछिए, 1 बार 2 बार 4 बार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, और हर एक क्वेश्चन को मैं बहुत एक्सप्लेनेटरी तरीके से समझा रहा हूं. आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा से रिवाइंड कीजिए, देखिए. इसके अलावा मेरे फोन नंबर आपके पास है ही, मुझसे आप कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, ठीक है, और ये भी मैं बता दूं कि ये जो जनरल एंट्री का चैप्टर है क्लास 11th में भी है और सीए फाउंडेशन में भी है. ठीक है ना, तो हम लोग जैसे सीए भी टीच करते हैं, तो सीए फाउंडेशन में इतने डिटेल में हम लोग कराने की जरूरत नहीं है. वहां पर केवल एक रिकॉलिंग पर्पज होती है, और वहां पर भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जितना वेटेज यहाँ होगा उतना वेटेज वहां नहीं होगा. ये तो क्लियर है. ठीक है, लेकिन जरूरी है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6, पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हरि शंकर एंड कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग. 2023 अप्रैल 1 commenced business with cash 50,000. commenced business with cash 50,000. 50,000 रुपए से आपने बिजनेस स्टार्ट किया है. तो जर्नल एंट्री क्वेश्चन नंबर 6 हम लिख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 हम लिख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, जर्नल एंट्री, हेडिंग हो जाएगी जर्नल एंट्री. ठीक है, और 5 कॉलम आपको बनाने हैं. एक डेट का कॉलम हो जाएगा, एक पर्टिकुलर का कॉलम हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही कॉलम है. एक एलएफ हो जाएगा, और 2 अमाउंट के हो जाएंगे डेबिट और क्रेडिट. तो यहां लिख लेते हैं डेट, डेट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, डेबिट और अमाउंट क्रेडिट. क्लियर है? पहली जो एंट्री है
वो कौन सी एंट्री है पढ़ लेते हैं। 2023 अप्रैल 1 की है, कमेंट बिजनेस विद कैश, यानी कि व्हाट इज कमिंग इन द बिजनेस इज कैश। और अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो लगाने वाला कौन होगा, जाहिर सी बात है जो ओनर है। इस क्वेश्चन में ओनर हरिशंकर है, तो अपनी ही बुक्स में नाम नहीं लिखा जाता ओनर का, ये मैं पहले भी आपको क्लियर कर चुका हूं। तो बल्कि उसकी गिवर की जगह क्या आ जाएगा, नाम नहीं लिखा जाएगा, गिवर की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा। तो डेट में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, तो जो ईयर है वो एक ही बार आ जाएगा और अप्रैल 1। ठीक, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट लिखना कैसे है, डेबिट को एलएफ से जस्ट पहले लिखना है, थोड़ा सा अकाउंट को डेबिट में आपको डिफरेंस छोड़ना है। तो कैश अकाउंट डेबिट, और टू को आपको कैश से हटा के लिखना है, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। और मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं कि क्रेडिट में क्रेडिट नहीं आता है, डेबिट में आप डेबिट लिखेंगे जब आप जनरल एंट्री बनाएंगे, लेकिन टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट नहीं आता है। और अमाउंट थी इसकी 50,000, अमाउंट थी इसकी 50,000, अमाउंट है 50,000। क्लियर हो गई बात ये? कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, बता दीजिए। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन अब आप खुद लिख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने 5-6 क्वेश्चन आपको करा दी। बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर, बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर या बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर। ठीक है, इसके बाद एक आपको लाइन खींचनी है जिससे दो जनरल एंट्री अलग अलग दिखलाई दे। 2 अप्रैल की जो एंट्री है, अब हम ईयर नहीं लिखेंगे डेट में, परचेज गुड फ्रॉम सुभाष, परचेज गुड फ्रॉम सुभाष। तो यहां पर सुभाष ओनर नहीं है, तो यहां पर गिवर का नाम आएगा, पर्सनल अकाउंट है। अगर ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से देखें, परचेज गुड फ्रॉम सुभाष, तो जब आप गुड्स को परचेज करते हैं तो ये एक एक्सपेंसिव है, तो एक्सपेंसिव डेबिट होगा। ट्रेड, अब मैं दोनों तरीके से बता रहा हूं आपको, मॉडर्न अप्रोच से कैसे सोचना है और ट्रेडिशनल अप्रोच से कैसे सोचना है। ऑल्दो जब जनरल एंट्री का क्वेश्चन आएगा आप कैसे भी सोचें, हमें तो जो टीचर है उसे सिर्फ आपकी जनरल एंट्री चेक करनी है, ठीक है ना। लेकिन जब क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट का क्वेश्चन आएगा तब जरूर आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या नाम दिया गया है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में परचेज को नॉमिनल अकाउंट दिया गया है, और मॉडर्न अप्रोच में क्योंकि परचेज एक एक्सपेंसिव है तो उसे एक्सपेंसिव का नाम दिया गया है। एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच, क्योंकि परचेज एक एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव डेबिट होना चाहिए। और हु इज द गिवर, सुभाष इज द गिवर, तो सुभाष क्योंकि आपको दे रहा है, उधार माल दे रहा है, तो इसका मतलब है सुभाष को पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्रेडिट होना चाहिए, तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष। मॉडर्न अप्रोच में अगर आप समझेंगे तो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, जब आप परचेज कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए एक्सपेंसेस क्या होना चाहिए, अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होना चाहिए। लेकिन साथ के साथ एक लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। अगर आप सोचें तो सुभाष से आपने उधार गुड्स परचेज किया है, सो आपको भविष्य में सुभाष को पेमेंट करना पड़ेगा, तो इससे लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है डेबिट, और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, तो लायबिलिटी इंक्रीज होने पर क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो एंट्री दोनों तरीके से सेम ही बनने वाली है। तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट और अप्रैल 2 डलेगा, अप्रैल 2, बार बार आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष, टू सुभाष, ठीक है। सुभाष क्योंकि पर्सनल है अकाउंट, तो इसके आगे आपको क्रेडिट लगाने की जरूरत नहीं है। और अमाउंट है 20,000, अमाउंट है 20,000। नरेशन में लिख नहीं रहा हूं लेकिन बोल रहा हूं आपके लिए, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुभाष, नाम लिखना चाहे लिख दीजिए, नहीं लिखना चाहे नहीं लिखिए। जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसे अपने शब्दों में केवल आपको लिखना होता है, दिस इज द नरेशन। क्लियर है? इसके बाद 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल को सोल्ड गुड्स टू रामनाथ। तो ट्रेडिशनल अप्रोच से रिसीवर डेबिट द रिसीवर, तो रामनाथ इज रिसीवर, तो रामनाथ डेबिट होगा। क्योंकि सेल हो रही है तो सेल का मतलब होता है इनकम से, इनकम रेवेन्यू से, तो सेल क्या होगी, क्रेडिट होगी। एज पर द मॉडर्न अप्रोच,
क्योंकि सुभाष को आप उधार गुड्स सेल कर रहे हैं, क्रेडिट में गुड्स सेल कर रहे हैं, तो आपके लिए वो भविष्य की क्या बनेगी, एसेट बनेगी, क्योंकि उससे भविष्य में आपको क्या लेना है, पैसा लेना है। इसका मतलब क्या है कि इंक्रीज इन एसेट, तो इंक्रीज इन एसेट क्या होता है, डेबिट होता है। तो सुभाष डेबिट होगा, चाहे आप ट्रेडिशनल अप्रोच से सोच लें चाहे आप मॉडर्न अप्रोच से सोच लें, दोनों से डेबिट ही होगा। और सेल्स वहां पर रेवेन्यू है, और रेवेन्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो उसे क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। क्लियर है? तो एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच सेल्स नॉमिनल है, और एज पर द मॉडर्न अप्रोच ये रेवेन्यू टाइप का अकाउंट है। सुबह अगर हम रामनाथ की बात करते हैं तो रामनाथ एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच पर्सनल अकाउंट है, और एज पर द मॉडर्न अप्रोच ये एसेट अकाउंट हो गया। तो 15,000 की आपने 4th अप्रैल को क्या किया, सेल किया। 15,000 का 4th अप्रैल को आपने सेल किया। तो रामनाथ डेबिट, रामनाथ डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,000। मैं ये वाला क्वेश्चन मॉडर्न अप्रोच से ही आगे समझाता हूं आपको, क्योंकि मॉडर्न अप्रोच अभी कराई है। बाकी जर्नल एंट्री चाहे आप सोच कैसा भी ले कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मॉडर्न अप्रोच आज समझाई है। अभी तक मैंने तीनों एंट्री आपको दोनों अप्रोच से समझाई है, तो कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए आगे की जो जर्नल एंट्री है मैं सिर्फ मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से सोचने का तरीका आपको बताऊंगा। ठीक, अब अगली एंट्री देखिएगा। 6 अप्रैल को रामनाथ रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स, रामनाथ ने डिफेक्टिव गुड्स लौटा दिए। अप्रैल 6 की बात है, अप्रैल 6 की बात है, रामनाथ ने डिफेक्टिव गुड्स लौटा दिए। तो अगर रामनाथ ने कुछ गुड्स लौटा दिए तो एक तरह से एसेट कम हो रही है आपकी, कमी तो पैसे देगा। जब आपने रामनाथ को माल बेचा था तो 15,000 रुपए लेने थे, लेकिन अब उसने गुड्स लौटा दिए, तो वो क्या हो जाएगा आपका, अब 14,000 देगा। जब भी पेमेंट करेगा तो 14,000 का करेगा। तो डिक्रीज इन एसेट, वो कुछ लौटा रहा है तो डिक्रीज इन एसेट, तो रामनाथ क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब क्योंकि सेल्स की थी, सेल्स लौट आई है, तो उसे क्या करते हैं, सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो रेवेन्यू भी आपका कम हो रहा है। जब सेल्स करेंगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा, तो इंक्रीज इन रेवेन्यू क्या होता है आपका, क्रेडिट होता है। अब डिक्रीज इन रेवेन्यू हो रहा है, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से रेवेन्यू कम हो रहा है, ठीक है ना। अब आपकी इनकम कम हो रही है, सेल कम हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यहां पे इसे नाम देंगे सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रामनाथ, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रामनाथ। अमाउंट आ जाएगा 1,000, तो नरेशन आ जाएगी बीइंग डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न बाय रामनाथ, बीइंग डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न बाय द रामनाथ। जो भी क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन है वही नरेशन का काम करेगी। तो 6 अप्रैल की हो गई। इसके बाद है 10th अप्रैल को रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामनाथ एंड डिस्काउंट अलाउड 200। 10th अप्रैल को 10th अप्रैल को आपने कैश रिसीव करा है, ठीक है ना, रामनाथ से। अब अगर हम दोनों एंट्रियों को देखें तो रामनाथ दोनों एंट्रियों में पहले 15,000 रुपए का गुड्स आपने सेल किया था, 1,000 रुपए का डिफेक्टिव गुड्स लौटाया। तो एक तरीके से कैलकुलेशन लगाएंगे यार, तो 14,000 उससे रिसीव करने, लेकिन आए कितने, 13,800 आया। तो कैश क्योंकि आ रहा है तो इंक्रीज इन एसेट हो रहा है, कैश एक एसेट है, इंक्रीज इन एसेट हो रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 13,800। अब क्योंकि आना था 14,000, आया है 13,000, तो आपने 200 रुपए उसे डिस्काउंट दिया है, तो एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो गया आपका। तो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस क्या होता है, डेबिट होता है। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 200, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 200। रामनाथ एक एसेट थी, अब रामनाथ ने पैसे दे दिए, तो वो एसेट डिक्रीज भी तो हो रही है, वो एसेट क्या हो रही है, डिक्रीज भी तो हो रही है। तो डिक्रीज इन एसेट क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो टू रामनाथ कितने अमाउंट से डिक्रीज हो रही है एसेट, 14,000 से ये एसेट जो है आपकी डिक्रीज हो रही है। क्लियर है बेटा, जल्दी बताइए कि 10th अप्रैल की एंट्री क्लियर है। और ये मैं आपको सिखा रहा हूं एज पर द मॉडर्न अप्रोच सोचना। ऑल्दो पेपर में आप कैसे भी सोचें फर्क नहीं पड़ता है,
पेपर में आप कैसे भी सोचें फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन जब क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो आपको दोनों ही पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर नाम अलग अलग है। ट्रेडिशनल अप्रोच में नाम अलग है, मॉडर्न अप्रोच में नाम अलग है। ट्रेडिशनल अप्रोच में नाम अलग है, मॉडर्न अप्रोच में नाम अलग है। लेकिन जर्नल एंट्री किसी भी अप्रोच से बनाएंगे दोनों से सेम बनती है। तो कोई झांकने वाला नहीं है आपके दिमाग में कि आपने क्या सोच के एंट्री बनाई थी, तो कुछ भी सोच के बनाएंगे, एंट्री सही बननी चाहिए। बस इंपॉर्टेंट है, एंट्री सही बननी चाहिए। अब 10 अप्रैल हो गया। 12 अप्रैल को गुड्स सोल्ड, गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस 10,000। गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस, गोपाल ने हमें 10,000 रुपए का माल बेचा। इसका मतलब है नाम तो जरूर सोल्ड आ रहा है, लेकिन बिजनेस के लिए क्या है ये? परचेज है। बिजनेस के लिए क्या है ये? परचेज है। तो अप्रैल 12, ठीक है, गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस, तो ये परचेज है। तो क्योंकि एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट, और देने वाला कौन है? आपकी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है टू गोपाल, और अमाउंट है 12,000। अमाउंट है 12,000, और नरेशन क्या आ जाएगी? बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम गोपाल ऑन क्रेडिट, आपने गुड्स गोपाल से क्रेडिट में खरीदा है। अमाउंट 10,000 रुपए थी, इसे सही कर लेते हैं, ये 10,000 रुपए अमाउंट थी, 10,000 रुपए अमाउंट थी। अमाउंट को सही कर लेते हैं। क्लियर? तो दिस इज अप्रैल 12। 14th अप्रैल को जो ट्रांजेक्शन है, पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ इज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट। तो यहां पर डिस्काउंट आपको कैलकुलेट करके नहीं दे रखा है, आपको खुद ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अप्रैल 15 आपने 5% डिडक्ट करके गोपाल को भुगतान किया, तो 10,000 का 5% कितना निकल के आएगा? आप आराम से निकाल सकते हैं, 500 निकल के आएगा। इसका मतलब है आपने 9,500 गोपाल को दिए। अब 9,500 9,500 आपने दिए गोपाल को, इसका मतलब है एसेट इज डिक्रीजिंग, कैश इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो कैश तो हो जाएगा क्रेडिट, कैश हो जाएगा क्रेडिट, और लाइबिलिटीज भी डिक्रीज हो रही है। गोपाल को आपको देने थे पैसे, अब आपने दे दिए, तो लाइबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है। तो लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है, गोपाल नाम की लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज होने पर डेबिट होगा, गोपाल डेबिट होगा। एसेट डिक्रीज हो रही है इसलिए कैश क्रेडिट होगा, और साथ के साथ आपको फायदा भी हो रहा है, ठीक है ना, फायदा भी हो रहा है 500 रुपए का, क्योंकि कम देने पड़ गए। तो यहां पर क्या है? इनकम इंक्रीज हो रही है आपकी। तो इनकम इंक्रीज को क्या करते हैं हम लोग? क्रेडिट करते हैं। इनकम इंक्रीज को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। मैं मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से सोचने का तरीका आपको बता रहा हूं। तो एंट्री बनेगी गोपाल डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। गोपाल पूरे 10,000 से लाइबिलिटी, क्योंकि आपकी पूरी 10,000 रुपए से कम हो रही है। कैश का जो आउटफ्लो है वो 9,500 रुपए हुआ है, क्योंकि 500 रुपए डिस्काउंट मिल गया है, और 500 रुपए का ये डिस्काउंट है। तो बीइंग कैश पेड टू गोपाल इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, दिस इज द नरेशन। ये नरेशन बनेगी कि आपने गोपाल को फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में कैश पेमेंट कर दिया। 15th अप्रैल को रेंट पेड किया है। कितना पेमेंट किया है? 10,000। रेंट एक्सपेंसिव है, तो इंक्रीज इन एक्सपेंसिव क्या होता है? डेबिट होता है। एक डेट देख लेते हैं। 15 तारीख को आपने करा है, तो ऊपर वाली जो डेट थी वो 14 थी, इसे भी सही कर देता हूं। ऊपर वाली डेट 14 थी, और ये 15 अप्रैल है। रेंट अकाउंट डेबिट, अब कैश डिक्रीज हो रहा है जब आपने रेंट पेमेंट करा, तो एक एसेट डिक्रीज हो रही है। कितने अमाउंट से हो रही है? 10,000 से हो रही है, तो अमाउंट आ जाएगा 10,000। तो एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट, और साथ ही साथ एसेट डिक्रीज हो रही है, इस वजह से क्या हो जाएगा? ये क्रेडिट हो जाएगा।
तो अप्रैल 15 की एंट्री बन गई और नरेशन बनेगी बीइंग रेंट पेड इन कैश, कि आपने रेंट को कैश में पे किया है। 16th ऑफ अप्रैल की एंट्री है पेड रेंट ऑफ हरि शंकर रेजिडेंस 5000। हरि शंकर क्योंकि क्वेश्चन में ओनर है, तो हरि शंकर के घर का रेंट ऑफिस का खर्चा नहीं है, ये उसका पर्सनल है। वो पर्सनल पर्पज के लिए अगर कुछ भी विड्रॉ करेगा, चाहे वो कैश में विड्रॉ करे, चाहे वो इन काइंड विड्रॉ करे, उसका नाम आता है ड्रॉइंग। ड्रॉइंग एक तरीके से कैपिटल का जस्ट अपोजिट है, तो कैपिटल ही समझिए आप, ठीक है ना। एक तरीके से कैपिटल क्या हो रही है, कम हो रही है। एक तरीके से क्या हो रही है, कैपिटल कम हो रही है, लेकिन यहाँ कैपिटल नाम यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर वर्ड यूज करेंगे ड्रॉइंग। लेकिन जो सोचना है कि कैपिटल इज रिड्यूसिंग फ्रॉम दिस ट्रांजेक्शन, कैपिटल इज रिड्यूसिंग, लेकिन नाम आएगा ड्रॉइंग। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि कैश भी डिक्रीज हो रहा है, एसेट डिक्रीज हो रही है बिजनेस से, तो टू कैश अकाउंट। कैपिटल डिक्रीज हो रही है, इस वजह से वो डेबिट होगा, और एसेट डिक्रीज हो रही है, इस वजह से वो क्रेडिट होगा। डेट और अमाउंट देख लेते हैं। डेट है 16, तो अप्रैल 16 और अमाउंट है 5000। अमाउंट है 5000। और नरेशन जैसे कि मैंने बताया, नरेशन में कोई दिक्कत ही नहीं है। बीइंग रेंट ऑफ ओनर्स हाउस पेड, बीइंग रेंट ऑफ हरिशंकर हाउस पेड, तो हरिशंकर के हाउस का आपने रेंट पेमेंट किया है। 18th ऑफ अप्रैल की जो एंट्री है, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गोविंद फॉर 6000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। 18 अप्रैल को आपने कैश में गोविंद से परचेज किया है, और ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट हो चुका है कि ट्रेड डिस्काउंट की हम एंट्री नहीं करते हैं। जो नेट अमाउंट है वो हम लिख लेते हैं। नेट अमाउंट क्या आएगी, 6000 लिस्ट प्राइस था 6000, लिस्ट प्राइस था 6000 और माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना हो गया, 20%, तो 1200 ट्रेड डिस्काउंट हो गया। तो एक तरीके से 4800 का आपने सेल किया है। एक तरीके से 4800 का आपने क्या किया है, सेल किया है। क्लियर हो गई बात ये, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्लियर हो गई बात ये। तो जब आप यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, तो क्योंकि आपने ट्रेड डिस्काउंट के बाद सेल किया है और कैश में सेल किया है, तो एसेट इंक्रीज होगी, तो कैश अकाउंट डेबिट। और क्योंकि रेवेन्यू सेल हो रही है, तो सेल्स अकाउंट, रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होगा, और अमाउंट आ जाएगी 4800। जो ट्रेड डिस्काउंट एक्सपेंसिव है वो एज ए एक्सपेंसिव की तरह ट्रीट नहीं होता है। और सॉरी, मैंने उल्टी एंट्री बना दी, यहाँ परचेज था, सेल नहीं था, मैं सही कर लेता हूं। 18 तारीख की एंट्री है, 18 तारीख की एंट्री है, 18 अप्रैल की एंट्री है। अप्रैल 18 परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश डिक्रीज हो रहा है इसलिए वो क्रेडिट होगा, एक्सपेंसेज इंक्रीज हो रहा है इसलिए वो डेबिट होगा। तो दिस इज 4800 से ये एंट्री बन जाएगी। क्लियर है बात ये, जल्दी से बताइएगा सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। 20th अप्रैल की जो एंट्री है, परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद, अच्छा 20th अप्रैल, हाँ पहले 18th अप्रैल की हुई, फिर है 20th अप्रैल परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद 10,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहां पर क्योंकि कैश में नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए पार्टी का नाम यूज होगा, गोविंद का नाम यूज होगा। 20th अप्रैल, ठीक है, क्योंकि गोविंद से आप परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि एक्सपेंसिव बढ़ रहा है। 10,000 का गुड्स था, 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट जो अमाउंट बचेगी वो बचेगी 8,000। अब गोविंद से परचेज कर रहे हैं तो भविष्य में गोविंद को पेमेंट करना पड़ेगा, तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है टू गोविंद, ठीक है, और ये 8,000 आ जाएगा। नरेशन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि नरेशन क्या आएगी, क्लियर है, नरेशन आप अच्छी तरह जानते हैं। बीइंग परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम गोविंद एट 20% ट्रेड डिस्काउंट,
ये पूरा पूरा जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसी को अपने वर्डिंग में लिखना है। अब है पेड गोविंद ₹7850 इन फुल सेटलमेंट ऑफ इट अकाउंट। आपने अभी 20 अप्रैल को एंट्री बनाई है कि गोविंद को आपको भविष्य में एक लायबिलिटी है 8000 देने हैं। अब आपने 24 अप्रैल को वो लायबिलिटी चुका दी और 7850 में सेटलमेंट कर लिया। इसका मतलब है 150 का डिस्काउंट है। 150 समझ रहे हैं ना, 8000 देना था और 7850 आप दे रहे हैं, तो इसका मतलब 150 का डिस्काउंट है। तो अप्रैल 24 को जब एंट्री बनेगी, 4 दिन बाद ही आपने पेमेंट कर दिया, तो लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। गोविंद को पेमेंट करना था, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो लायबिलिटी डिक्रीज को क्या करते हैं हम लोग, गोविंद डेबिट यानी कि डेबिट करते हैं लायबिलिटी डिक्रीज को। लायबिलिटी कितने से डिक्रीज हो रही है, पूरे 8000 से डिक्रीज हो रही है। लेकिन एसेट कितने से डिक्रीज हो रही है, टू कैश अकाउंट 7850 से डिक्रीज हो रहा है, इसलिए उसे क्रेडिट करेंगे। लेकिन साथ के साथ आपको इनकम भी हो रही है, इनकम बढ़ रही है आपकी, और वो कितने से बढ़ रही है, 150 रुपए से। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट ये होगा आपका 150 से, और नरेशन आपको मालूम है बीइंग कैश पेड टू गोविंद इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। आपने गोविंद को कैश पेमेंट कर दिया फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में, जिससे 150 रुपए का आपको फायदा भी हो गया। 25 तारीख को पेड टू सुभाष 4750 डिस्काउंट रिसीव। तो ऊपर सुभाष का नाम कहीं आया तो है नहीं, तो कोई पुरानी पार्टी होगी, और साफ साफ लिखा हुआ है कि डिस्काउंट रिसीव करा है आपने। तो 4750 पेड किया है और 250 रुपए डिस्काउंट भी रिसीव करा है। तो इसका मतलब है सुभाष को जो आपको देने होंगे पैसे, वो आपको 5000 देने होंगे। तो ये 25 अप्रैल की एंट्री है, अप्रैल 25। तो लायबिलिटी जो डिक्रीज हो रही है वो कितने से हो रही है, लायबिलिटी जो डिक्रीज हो रही है वो कितने से हो रही है, 5000 से। लेकिन जो एसेट डिक्रीज हुई है, कैश कितना पेमेंट करना पड़ा आपको, 4750, और साथ के साथ इनकम कितने से बढ़ी है आपकी, टू डिस्काउंट रिसीव 250 से। तो जस्ट जैसे 24 अप्रैल वाली एंट्री थी, तो जस्ट उसी तरह की कुछ एंट्री ये भी है। बस 24 अप्रैल की एंट्री आप 20 अप्रैल से कंपेरिजन कर रहे हैं कि कितना डिस्काउंट है कितना नहीं है। तो 25 अप्रैल में हर चीज खुद ही दे रखी है कि 4750 पेमेंट करा है आपने, कोई पार्टी रही होगी, लायबिलिटी रही होगी, और साथ के साथ ये भी बता रखा है कि डिस्काउंट 250 का रिसीव हुआ है। तो इसका मतलब है 5000 रुपए उसे देने होंगे। 30 अप्रैल को जो लास्ट एंट्री भी है वो है पेड वेजेस 400, सैलरीज 4000, एडवर्टाइजमेंट 800 एंड ट्रेड एक्सपेंसेस 1000। अगर एक ही नेचर की ट्रांजेक्शन है, जैसे में 4 है, वेजेस, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट और ट्रेड एक्सपेंसेस, चारों के चारों एक्सपेंसेस है और एक ही डेट के हैं, तो आप इसकी एक ही कंबाइंड एंट्री बना सकते हैं। कैसे बनेगी, वेजेस वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, इसके अलावा क्या नाम था, ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। तो आगे पीछे में नाम लिख सकता हूं, सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट, और एक है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और टू कैश अकाउंट, क्योंकि एसेट डिक्रीज हो रही है। अब कितने कितने अमाउंट का था, वेजेस 400, सैलरी 4000, एडवर्टाइजमेंट 800, ट्रेड एक्सपेंसेस है 1000। तो वेजेस 400 है, वेजेस जो है 400 है, ट्रेड एक्सपेंसेस 800 है, ट्रेड एक्सपेंसेस जो है 800 है, सैलरी 4000 है, और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 1000 है। टोटल जो आएगा इनका वो आ जाएगा 6200। तो कैश के सामने आ जाएगा 6200। तो बीइंग वेजेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड इन कैश। तो ये नरेशन आ जाएगी। इस तरीके से आपको करना है। और फिर लास्ट में, जैसा मैं हर क्वेश्चन में बताता हूं आपको, हर स्टेप को आपको फॉलो करना है कि टोटल भी लगा के आना है, टोटल भी लगा के आपको आना है कि टोटल कितना बैठा है, टोटल कितना बैठा है। टोटल जो बैठा है
वो 1,67,000, 1,67,000, 1,67,000। तो ये कंप्लीट विद फॉर्मेट कंप्लीट जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है। आपके रजिस्टर में इसी तरीके से हर क्वेश्चन होना चाहिए। ये शुरुआत यहां से हुई आपकी जर्नल एंट्री के क्वेश्चन नंबर 6 की, और एक एक करके हम लोग एंट्री करते चले गए और 30 अप्रैल तक हमने किया। और उसके बाद ये कंप्लीट फॉर्मेट है, ये कंप्लीट फॉर्मेट है जो आपकी स्क्रीन के सामने है। मैंने थोड़ा छोटा भी कर दिया जिससे एक ही शॉट में ज्यादा से ज्यादा आपको जर्नल एंट्री दिख सकती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन को करना है, किस तरीके से आपको करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा। अब धीरे धीरे करके जर्नल एंट्री में और नए नए तरीके की एडजस्टमेंट आएंगी, वो समझ में उन्हें ही आएंगी जिन्होंने यहाँ तक का भी काम कर रखा होगा। तो उम्मीद करता हूं कि हर बच्चा, हर स्टूडेंट जो है अच्छे तरीके से क्लास को कर रहा है और एक एक क्वेश्चन को रजिस्टर में कर रहा है। तो इसे आप करते चले जाइएगा, दिक्कत कुछ नहीं आएगी। बेहद ही सिंपल है पूरी जर्नल एंट्री, और अकाउंट बहुत ही सिंपल है। बस आप मेरा साथ इतना ही देना है कि होमवर्क जो मैं देता हूं और क्लास वर्क जो मैं देता हूं वो रेगुलर करते चले जाइए आप, ठीक है ना, और बाकी दिक्कत नहीं आएगी। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।